Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics chapter 2, and this is the last video of chapter 2. And in this video, first of all, we discuss the remaining topic of previous video. Previous video topic is importance of statistics. So importance of statistics in business, this is the remaining topic in previous video, because previous video. So now we discuss about the importance of statistics in business, यानी कि बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, सो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, व्हेन वी स्टेबलाइज अ न्यू बिजनेस, then many more formalities fulfill before starting the business, and many surveys are conducting before starting the business, be completed by the owner or supporting staff, because the survey helping the operating in business को ऑपरेट करने में वो सर्वे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया का हम सर्वे करते हैं या मार्केट का सर्वे करते हैं जहाँ हमें बिज़नेस करना होता है. ये सर्वे उस बिज़नेस से रिलेटेड होता है, बिज़नेस से रिलेटेड टॉपिक से होता है, सो जिसकी हमें बिज़नेस रन करने में हेल्प मिलती है, बिज़नेस को ऑपरेट करने में हेल्प होती है. ओके, ठीक है, आइए शुरू करते हैं. सो जो हमारा इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का बिज़नेस में, उसका फर्स्ट पॉइंट है फॉर स्टेबलाइजिंग अ बिज़नेस यूनिट. यानी कि एक बिज़नेस की यूनिट को स्टेबलाइज करने में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है. वो कैसे है? बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी. इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, size of output, availability of inputs, taxes, size of market share, turnover, etc. Statistics provides guidelines which may prove to be helpful in making key decisions. यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है बिज़नेस को स्टेबल करने में हेल्प कर रही है. कैसे? आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको एक स्टैटिक्स बनानी होगी, एक डेटा कलेक्ट करना होगा अपनी लोकेशन के बारे में. यानी कि आपकी लोकेशन पे कितनी यूनिट और हैं, आपकी लोकेशन पे कितनी यूनिट और ऑलरेडी पहले से वर्क कर रही हैं. समझ रहे हैं ना? आपकी लोकेशन पे कितनी यूनिट और पहले से वर्क कर रही हैं. सो इससे आपको अपने कंपटीशन के बारे में या आपकी लोकेशन को देखना होगा कि आपकी लोकेशन पे उस बिज़नेस की कितनी डिमांड है, आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. ओके, साइज़ ऑफ आउटपुट, आपके आउटपुट का साइज़ क्या रहने वाला है. अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, यानी कि आपको जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है क्या वो वहाँ ईजिली मिल पा रहा है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम अपने स्टैटिक्स का यूज़ करके एक चार्ट बना के उन सबको मार्क कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि आउटपुट में या इनपुट में या अबाउट लोकेशन कौन सी चीज़ें हमारे फेवर में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे अनफेवर में. टैक्सेस, यानी कि कहाँ टैक्सेस कितने हैं या किस रॉ मटेरियल पे, आउटपुट पे, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्स कितना है या किस स्टेट में कितना टैक्स पहले होता था, अब तो जीएसटी है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि हमें स्टैटिक्स में हेल्प मिलता है. साइज़ ऑफ मार्केट शेयर, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट शेयर क्या है. टर्नओवर, इसका टर्नओवर कितना रहने वाला है, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले और ड्यूरिंग द बिज़नेस भी वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमको बेनिफिट मिलते हैं. Statistics provide guidelines which may prove the helpful in making key decision. Statistics से हमें गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं. तो ये इसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा रोल है. आप टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं उस पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पे या प्रीवियस ईयर्स में उस टाइम पीरियड पे या टोटली प्रीवियस ईयर्स में कितनी डिमांड रही है आपके प्रोडक्ट की. ओके, तो उस हिसाब से आप अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं रेन कोट की,
अब रेन कोट की डिमांड कब होती है? रेनी सीज़न में। और उन एरियाज़ में रेन कोट की डिमांड ज़्यादा होती है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो क्या स्टैटिस्टिक्स का हेल्प से हम ये डेटा अपना कलेक्ट कर सकते हैं। तो रेन कोट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां उन एरियाज़ को टारगेट करेंगे जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा होती है या जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ओके, आफ्टर लॉन्चिंग द बिजनेस, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बाद, लॉन्च करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? प्रेजेंट की और फ्यूचर की डिमांड को एनालाइज करना, एस्टिमेट करना। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइंस लीडिंग टू रिलायबल फॉरकास्टिंग। यानी कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी हेल्प करता है प्रेजेंट की और फ्यूचर की डिमांड को नोट करने में, कलेक्ट करने में। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स से इसमें हेल्प मिलती है। हम टेबल बना के, चार्ट बना के उसमें फुलफ़िल कर सकते हैं हमारी प्रेजेंट की डिमांड कितनी है, फ्यूचर की डिमांड कितनी होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। तो स्टैटिक्स की हेल्प हो गई यहाँ पे, प्रेजेंट और फ्यूचर की डिमांड हमने एस्टिमेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे। हमें रॉ मटेरियल की कितनी ज़रूरत है, लेबर की कितनी ज़रूरत है, या हमें अपनी मशीन के लिए कुछ उसकी आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए कुछ करना होगा। तो यहाँ भी स्टैटिक्स का हेल्प मिलती है हमें। नेक्स्ट वन है हमारा फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। यानी कि प्रोडक्शन की प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स का कैसे हेल्प होता है? द बिजनेसमैन हैज़ टू प्लान इट्स प्रोडक्शन so that he is able to meet the demand of its product and incurs minimum losses on account of over or under production. Careful production planning is essential for maintaining a balance between demand and supply. कैसे? जैसे द बिजनेसमैन हैज़ प्लान, कोई भी बिजनेसमैन है वो प्लान करता है अपने प्रोडक्शन के लिए, और वहाँ पे जो भी अवेलेबल हैं, जो भी डिमांड अवेलेबल है उसको फुलफ़िल करने के लिए और अपने लॉसेस को मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए। तो वहाँ प्लानिंग में स्टैटिक्स क्या करती है? हेल्प करती है। कैसे? जैसे कि रॉ मटेरियल की हमने प्लानिंग कर ली, और रॉ मटेरियल के साथ साथ हमारा जो आउटपुट तैयार हो रहा है, फाइनल प्रोडक्शन हमारा निकल के आ रहा है, उसकी हमने प्लानिंग कर ली। कितनी डिमांड है, कितना स्टोर करना है, कितनी अपकमिंग फ्यूचर में डिमांड होने वाली है। तो ये सब क्या प्लानिंग का पार्ट है। इससे हमें हमारे बिज़नेस में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। ओके, और हम अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि विदाउट क्वालिटी मेंटेन किए आप अपने बिज़नेस को एक लंबे टाइम तक रन नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टेबल नहीं कर सकते, और ना ही अदर प्रोडक्ट के साथ आप कंपटीशन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म। जो स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स होती हैं वो क्या करती हैं? क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान रखती हैं, जो कि प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है फर्म में। कैसे? ये एक सर्वे का भी तरीका हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे अपने लोकल मार्केट में तो नहीं, बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि कोई भी नया आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सपोजिट मान के चलते हैं आपका एक सॉफ्ट ड्रिंक नया लॉन्च होता है। ठीक है, तो सपोजिट मैंगो फ्लेवर में लॉन्च होता है। तो मैंगो फ्लेवर में ज़्यादातर मार्केट में क्या अवेलेबल है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है या क्या पॉपुलर है? फ्रूटी। तो एक काउंटर लगा के मार्केट में, किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, या कह सकते हैं टॉकीज़ में, या किसी बड़ी कंपनी के बाहर एक आउटलेट लगा के, काउंटर लगा के, उस कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके एम्प्लॉई सर्वे करते हैं। एक आदमी जैसे वहाँ पे जो पीपल्स अवेलेबल है उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, और उसकी आँखों उसको सिंपल 2 कांच के ग्लासों में वो ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। तो पहले पूछेंगे आपको क्या पसंद है? फ्रूटी। तो फ्रूटी देंगे उसको, तो उसको ये पता नहीं है कि वाकई इसमें फ्रूटी है, और दूसरे वाले गिलास में उनका खुद का प्रोडक्ट होता है जो नया लॉन्च किया होता है। तो अब पीने वाले को तो ये पता नहीं है कौन से ग्लास में फ्रूटी है और कौन से ग्लास में नया प्रोडक्ट है जो कि फ्रूटी के लेवल का है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि दोनों उनको पिलाते हैं, दोनों ग्लास उस आदमी को पिलाते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा।
फिर वो आदमी बताता है कि मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो अगर वो फ्रूटी को अच्छा बताएगा तो वो फिर पूछेंगे कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, जिससे कि वो क्वालिटी अपने प्रोडक्ट में मेंटेन कर सकें, उनका प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन में आ सके और सेल अच्छे से सेल हो सके। और इसके अगेंस्ट अगर वो बताते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, जो कि उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फ्रूटी के अलावा, तो वो फिर उसको समझाएंगे ये हमारा प्रोडक्ट है जो नया हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो फिर अपने प्रोडक्ट की क्या करेंगे, वहाँ पे सेल्स प्रमोशन करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट आपने भी बताया कि अच्छा है। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, स्टैटिक्स की हेल्प से। तो स्टैटिक्स क्या प्रोवाइड कराती है आपको, सर्वे प्रोवाइड कराती है। इसमें कई तरीके के सर्वे आते हैं जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स में आएंगे, जैसे टेलीफोनिक सर्वे है, मेल्ड सर्वे है, ईमेल सर्वे है, और डोर टू डोर सर्वे है, पर्सन टू पर्सन सर्वे है, बहुत सारे सर्वे होते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्वे का तरीका है। तो यहाँ पे भी हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और स्टैटिक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं। उसमें ये मेंटेन कर सकते हैं कि हाउ मैनी पीपल्स आर चूज द आवर न्यू ड्रिंकिंग प्रोडक्ट, और अदर पीपल्स आर लाइक द फ्रूटी एंड वाई। कितने लोगों ने हमारे नए प्रोडक्ट को पसंद किया और कितने लोगों ने फ्रूटी को पसंद किया। फ्रूटी को पसंद किया तो क्यों किया, क्या रीजंस थे, वो भी उनको मेंशन करने होंगे, जिससे कि उस चेंजेस को वो अपने न्यू प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकें और उनका नया प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से सेल हो सके। ठीक है, तो एक क्वालिटी कंट्रोल की बात हो गई, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। ओके, अच्छा इसमें आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं, आपके लोकल सिटी में ये आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी बहुत छोटी पैकिंग आपको न्यूज़पेपर के साथ फ्री मिलती है। जैसे हम बात करें कोई नया शैम्पू, या कभी कभी धूप बत्तियाँ आ जाती हैं, अगरबत्तियाँ आ जाती हैं, और भी बहुत सारी कभी कभी छोटा क्रीम का पैकेट आ जाता है न्यूज़पेपर के साथ, वो एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। तो वो भी कस्टमर को यूज़ करने के लिए दिया जाता है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई क्वालिटी कंट्रोल की। नेक्स्ट हमारा फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में भी इसको हमें हेल्प मिलती है। कैसे, बिफोर अ प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च टीम मेक्स अस ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक पायलट सर्वे। ध्यान होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पायलट सर्वे का वर्ड यूज़ किया था। लाइक पायलट सर्वे टू एनालाइज डेटा ऑन पॉपुलेशन, purchasing power, habits of the consumers and competitors, pricing, etc. Search studies reveal the possible market potential for the product। यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है उससे पहले हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। कौन रिसर्च करेगा, कंपनी की टीम या कंपनी ने जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं सर्वे के लिए। मेक्स अस वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, किसके लिए, सर्वे के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। उसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। टू एनालाइज डेटा ऑन पॉपुलेशन, कोई जैसे पॉपुलेशन के ऊपर कोई डेटा को एनालाइज करना। परचेजिंग पावर, उस एरिया की परचेजिंग पावर क्या कहती है। जैसे मान के चलो आपके सिटी में ऑडी कार का शोरूम खोल दिया जाए, तो क्या वो सक्सेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है। हो सकता है 1 या 2 पर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑडी परचेज़ कर ले, तो क्या उससे वो शोरूम सक्सेस हो जाएगा, सेल्स उनकी इतनी निकल पाएगी, नहीं होगी। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स की हैबिट्स क्या है, मान के चलो वो एरिया वेजिटेरियन है तो वहाँ पे वेजिटेरियन शॉप्स ज़्यादा होंगी, नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन शॉप्स ज़्यादा होंगे। तो कंज्यूमर की हैबिट्स के हिसाब से भी हमको काम करना होगा। ओके, और या ड्रेसेस की बात करें, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जेंट्स कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो वहाँ आप कोट पैंट की शॉप्स ओपन नहीं कर सकते, या उनसे रिलेटेड वर्क आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको कुर्ता पजामा में ही सोचना पड़ेगा उसके बारे में बिज़नेस करने के लिए, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। या लेडीज साड़ी पहनती हैं तो आपको साड़ी की बिज़नेस करना होगा, अदरवाइज़ आप अदर वेस्टर्न ड्रेसेस का बिज़नेस करेंगे तो इतने ज़्यादा आप सक्सेस नहीं होंगे। क्या है, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बात करें कॉम्पिटिटर्स की, तो आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता करना होगा, सर्वे करना होगा कि उस एरिया में कंपटीशन किस लेवल का, कॉम्पिटिटर्स किस लेवल के हैं।
यानी कि आपसे बड़ी बड़ी लोग इंडस्ट्रीज़ लेके बैठे हैं जिनके आउटपुट ज़्यादा हैं और लेबर कॉस्ट कम है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जितने बड़े लेवल पर वर्क करने लगती है तो उनकी वहाँ वर्किंग कॉस्ट कम होती चली जाती है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। और आप जितने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे और आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होते चले जाएंगे और सारे कॉस्ट्स भी आपकी कम होती चली जाएंगी। तो आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखना होगा कि आप उनसे कंपटीशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो मार्केट में आप फेल हो जाएं। प्राइस देखना होगा आपको अपने प्रोडक्ट का। तो ये सब सर्वे का ही पार्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्शन के प्राइस कितने हैं वो सब आपको लिस्ट बनानी होगी। फिर आपको अपने प्राइस रखने होंगे, उनमें कंपैरिजन करना होगा। फिर आपको अपनी क्वालिटी देखनी होगी, कंज्यूमर की हैबिट्स है, परचेजिंग पावर है, ये सारी स्टेप्स पे आपको क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा, सर्वे करना होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सक्सेस कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। ओके, और लास्ट पॉइंट है इसका बिजनेस का, अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। एवरी बिजनेस from keep accounts of its revenue and expenditure. For taking certain decisions in a business, these accounts are required to summarize in a statistical way. मतलब बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर आपके हाथ में होने चाहिए, उसकी समरी आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना है तो बिना फंड के या फाइनेंशियली उसमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कितनी है, कैसी है, तो वो उसमें हेल्पफुल रहती है। आगे है दिस वे कंसिस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टिपिकल मेजर्स लाइक एवरेज। अब यहाँ जब बात एवरेज की आ जाती है तो आपके माइंड में वही क्लिक करना चाहिए, मीन मॉड मीडियन। ओके, एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्शन पर आवर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। वहाँ प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हैं इन चीज़ों के, इन टॉपिक्स के प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हैं। सो एवरेज कॉस्ट वगैरह, और वहाँ पे ये भी आपको समझने को मिलेगा कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाती है एक लेवल तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसका की हेल्प आपको स्टैटिक्स से मिलेगी। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में ऑल्सो भी हेल्पफुल इन जनरलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सच वेरिएबल्स। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही भी है। स्टैटिक्स की हेल्प से आपको क्या मिलता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सच वेरिएबल्स, यानी कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तभी तो आप अच्छे बुरे का पता कर पाएंगे कौन बेस्ट है कौन बेटर है। ओके, सो और इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, और लास्ट में इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर है। सो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये बहुत ध्यान से देखने वाला टॉपिक है और ये मोस्टली एग्ज़ाम में आ जाता है। आई थिंक 3 मार्क्स में इजीली आ जाता है टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा, ये मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ। स्टैटिक्स में हम क्वालिटेटिव डेटा की स्टडी नहीं करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की। ध्यान रखना, इस पर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटिक्स में किस डेटा की स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसको कि हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसको कि हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी होती है, जैसे ऑनेस्टी, गुड, बेटर, पॉवर्टी, हेल्दी, ब्यूटी, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा, जिनकी अपनी क्वालिटी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। सो स्टैटिक्स कैन बी अप्लाइड इन स्टडिंग ओनली दोज प्रॉब्लम्स विच कैन बी स्टडीड एंड एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव, यानी कि स्टैटिक्स की स्टडी हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा। ठीक है, उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीबी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ एक्सेट्रा कैन नॉट डायरेक्टली बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, यानी कि ये जो आपकी ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, ब्यूटी है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती क्वांटिटेटिव डेटा से। और स्टैटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा की करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए।
एज अ रिजल्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बिल्कुल क्लियर कहा है कि एज अ रिजल्ट जो आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सूटेबल नहीं है स्टैटिस्टिकल एनालाइज के लिए। और आपको स्टैटिस्टिकल एनालाइज करना है तो उसके लिए आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सूटेबल नहीं है। कैसी होनी चाहिए? क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके, ये ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ का हम स्टैटिक्स एनालाइज अच्छे से नहीं कर सकते। सेकंड प्रॉब्लम है स्टैटिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। बिल्कुल शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स किसी अकेली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता। अगर सिंगल हमारे पास डेटा है तो वो क्या है? डेटा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। और मोर देन टू और मोर देन टू है तो वो क्या है? इन्फॉर्मेशन है। सपोज डेट सॉरी वो डेटा है। अगर सिंगल है तो इन्फॉर्मेशन है, टू और मोर देन टू है तो वो डेटा है। जैसे स्टूडेंट है, उसका नाम है ए, उसके इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं 85 आउट ऑफ 100। हमको केवल इतना बताया एक स्टूडेंट है, उसका नाम ए है, उसके इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं 85 आउट ऑफ 100। तो ये क्या होगा? स्टैटिक्स होगा? नहीं होगा, ये केवल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। 85 हैं तो हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, एवरेज हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, जब तक कि हमें उस स्टूडेंट के अदर सब्जेक्ट के मार्क्स पता नहीं होंगे। क्लियर? अदर सब्जेक्ट के मार्क्स पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें मार्क्स हो सकता है स्टैटिक्स में उसके इकोनॉमिक्स में मार्क्स कम हों, ज़्यादा हों, या अच्छे हों, जैसे भी हैं, या अदर स्टूडेंट्स के हमें इकोनॉमिक्स के मार्क्स पता होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स कैसे आए, जो स्टूडेंट ए है उसके मार्क्स कैसे हैं, या एक ही इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स के ऑल फाइव सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास हों। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना है कि स्टैटिक्स किसी अकेली इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकती, वो केवल इन्फॉर्मेशन है। तो स्टैटिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल। मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिक्स बट द एवरेज मार्क्स हैव स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस। अगर किसी एक बच्चे के एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो स्टैटिक्स नहीं है, या किसी अकेले स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो भी स्टैटिक्स नहीं है। हमारे पास एवरेज मार्क्स हैं तो वो स्टैटिक्स है, क्योंकि एवरेज मार्क्स केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डेटा है। क्यों? एवरेज मार्क्स जब हमने काउंट किए होंगे तो उससे पहले हमें ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास होंगे। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या एवरेज मार्क्स दे रखे हैं वो स्टैटिक्स है, तो आप ये मत समझना कि सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन हो गई, डेटा नहीं है। नहीं, एवरेज मार्क्स जब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स ना हो। ओके, नेक्स्ट वन है स्टैटिक्स कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिक्स का मिसयूज भी हो सकता है। कैसे? स्टैटिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन। यानी कि जो आदमी गलत करना चाहता है, जो फ्रॉड है, वो स्टैटिक्स का मिसयूज़ कर सकता है। एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स। यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, कोई एक कंपनी, उसका नाम है बी, उसका एक एम्प्लॉई है, वो सर्वे कर रहा है कंपनी के लिए, कंपनी की तरफ से। अब उसने क्या किया, बी की कॉम्पिटिटर है कंपनी सी, तो उस एम्प्लॉई ने सी कंपनी के लालच में और वहाँ से कुछ इलीगल मनी लेके वो अपना स्टैटिक्स का जो भी डेटा है, सर्वे का डेटा है, सी कंपनी को दे दिया। अब उससे क्या होगा, सी कंपनी को बी कंपनी की स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी और वो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ओके, और भी कई सारी तरीके हैं इसके मिसयूज़ करने के। स्टैटिक्स रिजल्ट आर ट्रूली ऑन एन एवरेज। ये बिल्कुल सही बात है। स्टैटिक्स का जो रिजल्ट है वो एवरेज पे डिपेंड है। मान के चलो आपका एवरेज ही गलत है या आपने इन्फॉर्मेशन गलत ली है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, गलत होगा। स्टैटिक्स एज अ साइंस, स्टैटिक्स कह सकते हैं साइंस है, इज़ नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है। मे अदर साइंस आर, और साइंसों के अकॉर्डिंग ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अ टाउन इफ़ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अ टाउन एज 3 पर वीक, यानी आप समझ सकते हैं चोरी की बात की जा रही है। एवरेज जो चोरियाँ हो रही हैं किसी टाउन में 3 पर वीक हो रही हैं, इट डज नॉट मीन डैट इफ़ 3 थेफ्ट्स हैव टेकन प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जरूरी नहीं है कि तीनों पहले ही दिन हो रही हो वीक के। किसी टाउन में
एवरेज 3 चोरियाँ हो रही हैं, 3 थेफ्ट्स हो रहे हैं उस टाउन में, एवरेज पर वीक, यानी कि एक वीक में एवरेज 3 थेफ्ट्स हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों चोरियाँ हफ्ते के पहले दिन ही हो रही हों, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। देयर विल बी नो मोर थेफ्ट्स इन दैट वीक। हो सकता है उस वीक में चोरियाँ ना भी हो रही हों, क्योंकि ये क्या है, एवरेज है। क्या है, एवरेज है। स्टैटिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। स्टैटिक्स के लॉ कैसे हैं, एग्जैक्ट भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ओके, ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बिल्कुल सही बात है। और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स की हमेशा कमी रहती है। जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं वो इसका बेस्ट और पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट सो सिंपल, सिंपल नहीं है, एंड यूज्ड बाय लेमैन, एनी लेमैन। दीज टेक्निक्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स। इसकी टेक्निक्स का केवल एक्सपर्ट ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक्स का डेटा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, यानी कि सजाती है, एंड यूनिफॉर्म। जैसे सपोज डेटा आपने कोई सर्वे किया, सो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। इट वुड बी नो यूज़ ऑफ कंपेयर द हाइट्स ऑफ ट्री एंड द हाइट्स ऑफ मैन बिकॉज दिस डेटा आर हेट्रोजीनियस। यानी कि आपने कुछ लोगों की हाइट, कुछ पर्सन्स की, ह्यूमंस की हाइट ले ली और कुछ ट्रीज़ की हाइट ले ली, आप उनमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि डेटा कैसा है, हेट्रोजीनियस, एक जैसा नहीं है। अब आप ये समझ लो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस वो डेटा होता है, या होमोजीनियस का मतलब ये है कि एक जैसा। कैसा, एक जैसा। जैसे ट्रीज़ की हाइट लेनी तो आप ट्रीज़ की हाइट में कंपैरिजन कीजिए, या मैन की हाइट लेनी तो मैन की हाइट में कंपैरिजन कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैन का ट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। हो गया हेट्रोजीनियस, यानी कि अलग अलग, विभिन्न। ओके, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो आप भी साथ में कोशिश करना आंसर्स देने की, फिर मैं आपको इसमें साथ ही साथ आंसर्स बताता चलूँगा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड एज, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गई है, WORD है वर्ड का मतलब शब्द, L नहीं है ये। ठीक है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड एज। जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ होता है, तो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था स्टार्टिंग में। हाँ, देख लेना वो प्रीवियस वीडियो, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। ओके, बोथ। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस बोथ। ठीक है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एट सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाई। देखो अभी अभी हम इसको डिस्कस करके चुके हैं। द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाई। स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर यूज़ कौन करता है, एक्सपर्ट्स। बताया था ना, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड प्रॉपरली बाय द एक्सपर्ट्स। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ कौन कर सकता है, केवल एक्सपर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग। स्टैटिस्टिक्स में क्या एनालाइज करते हैं, बताओ, क्वांटिटेटिव डाटा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डाटाज हो गया है, डाटा होगा केवल, क्वांटिटेटिव डाटा। क्योंकि मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता के चुका हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में आप केवल क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं कर सकते इफेक्टिवली। ओके, डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, ये भी इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। डिस्ट्रक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, इसका आंसर है मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी हमने डिस्कस किया था मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो जो डिस्ट्रक्ट वाला है उसके लिए क्या होगा, मिसयूज। नेक्स्ट वन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द, सोच के बताना, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द, बताओ इसका आंसर क्या होगा, प्लूरल सेंस। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सेंस में क्या होता है, बताओ, जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा किस में आता है, प्लूरल सेंस में, और सिंगुलर सेंस में क्या होता है। अब ये लोग आप लोग ये सब प्रीवियस वीडियो में देखना कि सिंगुलर सेंस में क्या होता है। ठीक है, जो हमारा प्लूरल न्यूमेरिकल डेटा है वो किस में आता है, प्लूरल सेंस में। ठीक है, और सिंगुलर सेंस में क्या आता है, आपके वो 5 टॉपिक्स थे, कलेक्शन
ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये आपके सिंगुलर सेंस में टॉपिक थे, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो आपको ये न्यूमेरिकल डेटा आता है, किस में आता है? प्लूरल सेंस में। क्लियर? सो अब हमारी जो वीडियो होगी थर्ड चैप्टर के लिए होगी। सो मिलेंगे आपसे या फिर हम थर्ड चैप्टर में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसके हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कॉल के थ्रू और मैसेजिंग के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।